माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 41। माफी मांगो। श्री रवि किशन जी। माफी मांगो। श्री रवि किशन जी। माफी मांगो। श्री रवि किशन जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति अत्यंत आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने विस्तृत में उत्तर दिया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोल इंडिया के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि कोल इंडिया के बेहतर डिजिटाइजेशन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार नए सदन में बोल रहा हूं, उसके लिए धन्यवाद। सर, ओवरऑल कोल प्रोडक्शन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। सर, मेन क्वेश्चन है कोल प्रोडक्शन के ऊपर डिजिटाइजेशन और जो नया टेक्नोलॉजी कोल प्रोडक्शन में और ओवरऑल जो कोल इंडिया में और जो हमारा सब्सिडरी है उसमें डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत बड़ी मात्रा में काम चल रहा है सर। लेकिन द लेटेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत है उसने हमने इस्तेमाल किया है। और जो पॉलिसी चेंजेस है, इससे पहले के 2014 माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले जो कोयला आवंटन में और कोयला आवंटन में जो कोल इंडिया उत्पादन करते हैं वो कोयला आवंटन में और कोयला ब्लॉक आवंटन में दोनों गफला होता था। लेकिन आज हमने इतना ट्रांसपेरेंसी लाया है, कोई भी किसी भी लेवल का व्यक्ति, मंत्री सहित किसी भी व्यक्ति 1 किलो कोयला किसी को डिस्क्रिशनरी नहीं दे सकते हैं। एक भी कोयला ब्लॉक हम डिस्क्रिशनरी आधार पर नहीं दे सकते। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमने लाया है और इसके कारण देश में कोयला का उत्पादन भी बढ़ा है। जो सिर्फ 565 मिलियन टन 540 मिलियन टन होता था, इस बार हम 1 बिलियन टन हम उत्पादन करके देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम बहुत बड़ा स्टेप्स लिया है। और आने वाले 2 वर्ष में पूरा सब्स्टिट्यूटेबल जो कोल है उसका इंपोर्ट हम पूरा बंद करने वाला है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। नो सप्लीमेंट। श्रीमती लाकेट चटर्जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी ने जो जवाब दिए हैं। My question is, will the Minister of Coal be pleased to state whether any cases of over-reporting of production of coal and differences in the physical stock and the book stock in West Bengal during the last 2 years and the current year have come to the notice of the government? If so, the details thereof, whether the matter has been investigated. And the second question, the number of new coal mines that have been opened by the government since the last 3 years in various areas of the country. State-wise, please state the data. Thank you. सर, ओवरऑल जो कुछ भी कोल प्रोडक्शन में हो और जो माइनिंग में जो कुछ भी इरेगुलरिटी होता है उसका तो कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट से ही होना चाहिए। हमने बार बार लिखते रहते हैं कि कोयला में हो और माइंस में हो तो जो कुछ भी इरेगुलरिटीज इलीगैलिटी हो रहा है उसके बारे में, अवैध खनन वगैरह हो रहा है उसके बारे में लिखते रहते हैं। और जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है उसके बारे में हमने स्टेट गवर्नमेंट को कार्रवाई के लिए बहुत बार लिखा है, आगे भी लिखते रखेंगे। और इसमें जो
कोयला नया जो हम कोल ब्लॉक्स के बारे में हम अभी तक कमर्शियल कोल माइनिंग में 91 कोल ब्लॉक्स ऑक्शन किया है। उसमें तो एक्चुअली ये रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, उसमें तो कुछ प्रोडक्शन शुरू किया है। इस बार कमर्शियल कोल माइन से ही हमारा 15 मिलियन टन उत्पादन हो जाएगा। ये रिकॉर्ड है, पहली बार कमर्शियल कोल माइनिंग में हमने प्रोडक्शन शुरू किया है। श्री रमेश मांझी जी। Thank you, Speaker Sir. The state government of Odisha has been demanding that the rate of royalty on coal should be enhanced from 14% to 20% on the sale value. The rate of royalty on coal has not been revised even after a lapse of more than 9 years. Will the government consider enhancement of royalty on coal? Thank you, sir. Concerned, royalty should be whatever the royalty rate of the royalty, that has to be every 3 years, not before every 3 years. It doesn't mean that every 3 years हमको revise करना ही ऐसे नहीं है. But the question is, in recent years, after Honorable Prime Minister gave a direction for the auction, after that the auction regime शुरू होने के बाद जो अभी प्रीमियम है वो प्रीमियम भी राज्यों को मिल रहा है, उसके साथ डीएमएफ वो भी मिल रहा है। कुल मिला के हमको एनमेट में भी कोल से हम पैसा ले रहे हैं। कुल मिला के राज्यों को प्रीमियम भी मिल रहा है, प्रीमियम के साथ साथ रॉयल्टी के साथ प्रीमियम भी मिल रहा है। और इट इज ऑन एडोलोरम बेसिस, मीन्स अगर आज को जो प्राइस है उसके ऊपर एडोलोरम के बेसिस पर रॉयल्टी और प्रीमियम दोनों चार्ज होता है। इसीलिए गत 3-4 वर्ष में, कम से कम गत 3 वर्ष से जो प्रीमियम के साथ हमने ऑक्शन शुरू किया और 15 से कैप्टिव माइन में जो हमने ऑक्शन शुरुआत की है उसमें तो प्रीमियम भी मिल रहा है, रॉयल्टी भी मिल रहा है। इसलिए हम अभी तो विचाराधीन में नहीं है, जब विचाराधीन हमारे कंसिडरेशन में आता है हम सोच के विचार करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 42 श्री सुनील कुमार पिंटू। प्रश्न संख्या 42। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, सभा पटल पर रख रहा हूं। माननीय सदस्य श्री महाबल। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्न उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में मेरा ये प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने 3 पन्नों में इनका विस्तार से जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये जानना चाहता हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 38/7 में निर्धारित है कि प्रत्येक शिकायत का यथासंभव शीघ्र निपटान कर दिया जाएगा, परंतु आज राज्यों में कंज्यूमर कोर्ट में जितने केस लंबित है, या तो कंज्यूमर कोर्ट में मेंबर नहीं है तो कहीं चेयरमैन नहीं है, और अगर है भी तो इतनी तारीखें पड़ रही है कि उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक जा रहा है। उसे जो ये कानून बना है, इस कानून का सही उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप सरकार बतलाने का कष्ट करेंगे, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि कोई, आपने तो समय सीमा निर्धारित कर दी, परंतु उस समय सीमा में उपभोक्ता कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट उपभोक्ताओं को न्याय नहीं कर रहे हैं। आज उपभोक्ता लुभावनों सुहावने में बात, सदस्य, स्टेट के कंज्यूमर कोर्ट या सेंटर के कंज्यूमर कोर्ट? दोनों कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं महोदय, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। कराता हूं कि हमारे यहाँ जो भी लंबित केसेस हैं वो पूरी तरह से राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और राज्य सरकार को उपभोक्ता आयोग में जो भी पद बहुत जगहों पर अध्यक्ष का, मेंबर का या कार्यालय सहायक तक का पद रिक्त है, कई बार उनको रिमाइंडर भी किया गया है, कई बार
हमारे राष्ट्रीय आयोग के द्वारा उनको निरीक्षण भी किया गया है, लेकिन कई बार करने के बावजूद भी वहाँ पर कुछ जगहों पर होता है, कुछ जगहों पर नहीं भी होता है। हम लोग उस पर तत्पर है महोदय कि राज्यों से इसका इम्प्लीमेंटेशन शीघ्र कराया जाए। जहाँ तक केंद्र सरकार का मामला है महोदय, केंद्रीय आयोग का, तो वहाँ पूरी की पूरी हर पद हमारे भरे गए हैं। 2 पद उस पर भी विज्ञापन निकल करके और बहुत दिनों से उसको भरने की प्रक्रिया जारी है। जहाँ तक इन्होंने जो कहा है उपभोक्ता के मामले में, तो 100% महोदय हम उपभोक्ता मामले में 100% पहले के अपेक्षा आज हम ये कह सकते हैं कि जागो ग्राहक जागो जो है वो पूरे देश में काफी कामयाब हुआ है और हमारा विभाग पूरी तरह से सतर्क है। श्री महाबली सिंह महोदय, सब्लिमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया, परंतु उपभोक्ता जागो उपभोक्ता तो जागे हुए हैं और उपभोक्ता जागकर न्याय की ओर देख रहे हैं। आप राज्य सरकार पर, राज्य सरकार आप पर फेंक रही, परंतु उपभोक्ता कहाँ जाए? उपभोक्ता तो ठगा गया। उपभोक्ता को तो न्याय चाहिए। अगर उपभोक्ता संरक्षण कानून बना है और उपभोक्ता को न्याय मिलने में विलंब हो रही है तो कानून पर प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं। उपभोक्ता आपके प्रति आपने जागृत कर दिया, परंतु न्याय में विलंब हो रहा है। वो एक निर्धारित हो कि हर हालत में एक उपभोक्ता को 2 महीने से 3 महीने में न्याय मिले, ये सुनिश्चित सरकार का दायित्व है। जो उपभोक्ता की शिकायत आती है महोदय, जो 21 दिनों के अंदर उनको, जिसमें किसी प्रकार का बहुत परीक्षण का सवाल नहीं होता है, उसको 21 दिनों के अंदर देना है जवाब और 3 महीने में उसका निपटान करना है। जिसमें परीक्षण का सवाल होता है उसको 5 महीने में निपटान करना है। मैं इनको अगर जो ये चाहेंगे, अगर कोई शिकायत के बारे में, तो राज्यवार हम इनको अलग से ब्यौरा प्रस्तुत कर देंगे। श्री महाबली सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के धारा 38(7) में यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी मामला को 5 माह के अंदर निपटाया जाएगा। लेकिन महोदय 2021 से 22, 20 से 21, 21 से 22 और 22 से 23 3 साल में लगभग जिला, राज्य और केंद्र में जो भी हमारे आयोग बने हैं, लगभग 24 लाख ऐसे मामले पड़े हुए हैं जिसका निपटारा अभी तक नहीं हो सका है। आखिर हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि 24 लाख मामला अभी तक पड़ा हुआ है, किन कारणों से उसका निपटारा नहीं हो पाया? माननीय मंत्री, कितने मामलों का निपटारा हो पाया है और कब तक इन मामलों का निपटारा? मैं इनको प्रस्तुत कर रहा हूं, इनको समझ में आ जाएगा। महोदय, जहां तक इन्होंने माननीय मंत्री जी, आप भी बिहार के, वो भी बिहार हैं, बिहार सरकार को निर्देश दे दो ना कि कंप्लीट। मैं वही कह रहा हूं महोदय, बिहार सरकार को कई बार निर्देश दिया गया है महोदय, आपके माध्यम से भी आज जा रहा है, अच्छी बात है महोदय। महोदय, जहां तक इन्होंने कहा उपभोक्ता मामले का जो हमारे पास में हेल्पलाइन है, उसमें लगभग हमने 100% नमूनों का निपटान किया है महोदय। 2021 में 6,74,820 था कुल शिकायतें, 6,74,820 हमने निपटान किया, 100% महोदय। उसी प्रकार 21-22 में महोदय 7,44,625 था, हमने पूरा किया 100%। 22-23 में भी 100% लगभग किया है महोदय। उपभोक्ता हेल्पलाइन का लगभग 100% मामलों का निपटान हो रहा है महोदय। दूसरी बात महोदय, जो इन्होंने कहा उपभोक्ता आयोग के द्वारा, तो आप देखेंगे महोदय 2021 में महोदय हमारे पास जो दर्ज किए गए महोदय, उसमें 1,98,968 और 468, जिसमें 99,023 हमने निपटारा किया, 66% हमने निपटारा किया है महोदय। ओके। 2022 में हमने 103% किया है महोदय, और 2023 का अभी चल रहा है महोदय
107%। पिछले बंटवारा जो इन लोगों के वक्त में था वो सारा निपटारा हम कर रहे हैं महोदय। ये तो बिहार जो यूपीए की सरकार में जो लंबित किया था मामला महोदय, उसको निपटारा कर रहे हैं। ये है सरकार, ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। इसलिए आप चिंता मत करिए। निपटान के माननीय मंत्री जी तो बिहार सरकार पे कह रहे हैं। बिहार सरकार का सर बहुत सारा खोखला ना उदाहरण। मनीष तिवारी जी, मनीष तिवारी जी, माननीय सदस्य प्लीज। मनीष तिवारी जी, माननीय सदस्य प्लीज। मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, pendency in the consumer courts is a definite problem, and you cannot run away from that problem. Today, it takes as much time to get a consumer complaint addressed as it takes for a civil suit to be disposed of. My question is in two parts. Has the ministry done any study whereby they have analyzed the time which is taken on an average to dispose of a complaint in the district forum, in the state commission, and in the national commission vis-a-vis the disposal of a civil suit, in a court of original jurisdiction and the appeals thereto? Number two, does the ministry, given the level of pendency which is available, have any plan to increase the capacity of the district forums and possibly provide for far more benches than which are there? Because the problem is the complaints are many. The people who have to redress or adjudicate on those complaints are very few. And obviously there will be a pendency, and the only solution is an exponential increase in the capacity at the level of the district forums so that it can be addressed. Mahoday. Honorable, I think Mr. Manish Tiwari has raised a very important point, particularly given that he's an eminent lawyer. I'm sure he understands that how the process has been crafted and how it is being implemented. At the outset, let me also share with Mr. Tiwari and all the other honourable members through you, sir, that this was an area which had remained neglected for far too long before 2014. You could make complaints on a variety of numbers. There were 8 or 10 different numbers on which complaints could be registered. You could register complaints in only a few languages, possibly only 2 when we came in 2014. The process of disposal was completely unmonitored, and in 2014 when we came in, we inherited a broken system. I'm happy to share with the House through you, sir, and I'm sure Manishji will be happy to hear. We have introduced now several languages in which consumers can make their complaints. For the record, I think 17 languages today, in which through a toll-free number, a single number, 1915, and I would urge members to propagate this in your respective areas, 1915, a simple one number for all consumer complaints in 17 languages. We expanded the call center capacity significantly so that it works for 12 hours against the 6 or 7 it used to work earlier. So 8 a.m. to 8 p.m. And we were ready to do 24 hours. But we found that there was not much traction beyond 8 o'clock in the evening. So we've got a 12-hour helpline in place. And thanks to the omni-channels that we have used through an IT-enabled portal, it could be WhatsApp, it could be SMS, it could be email, it could be the National Consumer Helpline app, it could be the web portal that we have, the Umang app. We have a variety of ways in which we are encouraging consumers. जो उन्होंने एक बात कही, जागो ग्राहक जागो, हम वास्तव में ग्राहकों को उनके अधिकार के लिए जागृत कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए।
तो उसके कारण कंज्यूमर कंप्लेंट्स बड़े मात्रा में बढ़ी, फार मोर देन वी हैड सीन एवर इन द पास्ट। अब लोगों को विश्वास आया कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो उस पर उचित कार्रवाई होगी। दूसरी बात, हमने टेक्नोलॉजी की सहायता ली, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो अलग अलग कंप्लेंट्स की मूल बेस में जाना, उसकी जड़ों में जाना, रूट कॉज एनालिसिस करना कि कंप्लेंट का कारण क्या है, और इसको इंटर मिनिस्टेरियल और राज्य सरकारों या लोकल बॉडीज के साथ बात करके, कई बार इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ बात करके इसके मूल जड़ में जाके समस्या का समाधान करना शुरू किया। तीसरी बात, समय कितना लगता है उसके ऊपर मनीष जी ने विस्तार से कहा। स्वाभाविक रूप से इसमें भी एक कानूनी प्रोसेस है। हम हर एक को मौका देना चाहते हैं कि वो अपनी बात रखे, लेकिन हम ये भी नहीं बनाना चाहते हैं कि कोई इससे गलत काम करे। तो जो जिसके खिलाफ कंप्लेन होती है उसकी बात भी सुननी पड़ती है। कई बार कंप्लेनेंट नहीं आ पाते हैं तो हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी कि भाई छोटे लोग, गरीब लोग कैसे दूर जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाएंगे। तो अब ये शुरू कर दिया कि आप नजदीकी, जो मोदी जी ने लगभग देश में 3.5 लाख से अधिक हेल्प सेंटर शुरू किए हैं, उन सेंटर्स में जाके अब व्यक्ति ऑनलाइन भी अपनी पेशी कर सकता है, क्या बोलना चाहता है कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंज्यूमर्स को सीएफसीज के पास जाके वो अपनी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई मांग सके, ये भी सुनिश्चित किया। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है जिसमें हियरिंग देनी पड़ती है, जिसमें वकील आते हैं, वकील को सुनना पड़ता है, वकील कई बार एडजर्नमेंट मांगते हैं, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये कानून की प्रक्रिया मनीष जी मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो प्रक्रिया के हिसाब से न्याय भी मिलता है, लोगों को विश्वास भी है कि न्याय मिलेगा, इससे लोग आज आ रहे हैं। और रिड्यूस करने की बात है तो मुझे लगता है मनीष जी, आप अगर बाकी अपने जो मित्र बंधु हैं उनसे ये कह के हमें ये सहायता दिलवा दें कि वो एडजर्नमेंट नहीं मांगेंगे, वो अलग अलग प्रकार के एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन में नहीं झेलेंगे, तो अवश्य देश में, पूरे देश में कानून जल्दी अपने निर्णय ले सकेगा। क्वेश्चन नंबर 43, श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर। प्रश्न संख्या 43। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पीडीएस प्रणाली में कई बदलाव कर लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए हैं कि हमारे देश में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। मैं दादरा नगर हवेली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं, जो आदिवासी बाहुल्य प्रदेश और साथ साथ वहां गरीब और कुपोषित संख्या बहुत ज़्यादा है। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए 2019 में तत्कालीन सांसद श्री मोहन भाई देलकर जी ने हमारे प्रदेश के आदिवासी गरीब एवं कुपोषित जनता को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री जी श्री रामविलास पासवान जी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए अनुरोध किया था तथा मौजूद योजना में चावल, गेहूं उपरांत शक्कर, दाल, फोर्टिफाइड नमक, कपासिया तेल आदि अन्य वस्तु डीएनएच की जनता को मिले, जिससे कि गरीब आदिवासी कुपोषित जनता को पौष्टिक आहार सुलभ हो सके। आपका प्रश्न क्या है? जिसका संज्ञान लेते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दादरा नगर हवेली प्रशासक को यह पत्र लिखा गया था, सूचित किया गया था, परंतु अभी तक
वहाँ यह खाद्य पदार्थ सब्सिडी दर पर जनता को नहीं मिल पा रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता को यह खाद्य पदार्थ कब तक उपलब्ध होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्मार्ट पीडीएस योजना से होने वाले संबंधित प्रश्न है। फिर भी सदस्य ने जो महत्वपूर्ण विषय उठाया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगी कि एकमात्र ये सबसे विश्व स्तरीय एकमेव ये योजना है जिसके तहत भारत के अंदर तकनीकी के माध्यम से लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को राशन दिया जा रहा है, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस योजना के आने के बाद से लाभार्थी को हर महीने मिल रहा है, कहीं कोई बिचौलिया बीच में नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन ये इससे हट करके दूसरा क्वेश्चन इसमें लगा हुआ है। मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ। जिस कोटे में, जिस प्रदेश में, जिस ब्लॉक में नहीं मिल रहा, उसमें हमने एक डैशबोर्ड बनाया है जिसके द्वारा उसको लिंक करके आप घर बैठे देख सकते हैं। मैं माननीय सांसद महोदय से अनुरोध करूंगी कि कोई ऐसा गोडाउन है या कई ऐसा राशन कार्ड धारक हैं, यदि जानकारी देंगी। यद्यपि आपके प्रदेश में दादर नगर हवेली में लगभग 76% ये दिया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जो छूटा हुआ है उसको भी हम समायोजन करेंगे। ऑनरेबल मेंबर्स, साथ ही पिछले कुछ समय से मेरे प्रदेश में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी बंद है। नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया फिर से कब बहाल होगी? और 100% डिजिटलीकरण की बात की गई है। प्रदेश में नेटवर्क का भी बहुत बड़ा इश्यू है। सरकार की तरफ से क्या सुविधा की जा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के युग में मुझे लग रहा है कि नेट की बात करना सब जो लगभग कुछ पहाड़ी एरिया, कुछ आदिवासी एरिया छोड़ करके सब जगह नेट की व्यवस्था है। एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहती हूँ, विदेश के पूरे राज्य आ चुके हैं, 3 राज्यों को छोड़ करके, जिसमें केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु को छोड़ करके सारे राज्य हमारे इस पोर्टल पर आ चुके हैं। और ये पोर्टल सिर्फ लाभार्थियों के लिए नहीं है, ये पोर्टल किसानों से संबंधित है, खरीदारी से संबंधित है। एक पोर्टल के अंदर हमारे मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि सारा का सारा खरीदारी से लेकर के उपभोक्ता के वितरण तक का एक पोर्टल पर आए। विषय इस संबंधित है। श्री मणिकम टेगोर। Thank you, sir. Sir, we are all aware of the historic National Food Security Act, which was passed in 2013. Aim was to provide poor Indians quality food. In the NORC plays an important role, and I appreciate the work of the government on building that thing. Will the Honorable Minister share the states in which the maximum number of ration card holders which has shifted from one other state, and the data regarding that? And if there is an issue, what is the grievance redressal mechanism which works? Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, the Honorable Member has raised a very important point. Of course, as is the habit, a lot of schemes were started towards the end of their term, but they never reached the people's benefit, sadly. But fortunately, we have been able to expand the coverage of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, so that today 81.35 crore people across the country are getting free food grains, मुफ्त में बिना 1 रुपए खर्चा किए, और पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। पूरे देश भर में गरीबों को, निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को, लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम, पुण्य का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
ने किया है और आज पूरे देश में हमारे पास लिखित रूप से राज्य ने लिख के भेजा कि एक भी व्यक्ति भूखमरी के कारण अपनी जान नहीं गंवाता है। ये भारत की आज ताकत है। एक भी व्यक्ति को भूखमरी के कारण अपनी जान नहीं देनी पड़ती। माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न परिप्रेक्ष्य तो देना पड़ता है। आदिर रंजन जी, आप जब बोलते हो हमको तो विषय क्या है और आप बोलते हो वो भी नहीं समझ में आता, तो मेरे को मैं तो परिप्रेक्ष्य दे रहा हूँ कि आपको कुछ चुभ रहा है। नहीं, गरीबों को अनाज मिलता है तो आपको चुभ रहा है क्या? आपको चुभ रहा है कि गरीबों को प्रधानमंत्री जी मुफ्त में अनाज देते हैं, आपको कोई तकलीफ है तो आप खुल के बोलिए। आप खुल के बोलिए कि गरीबों को अनाज नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं देना चाहिए। आप खुल के बोलिए। फिर आपको तकलीफ हो रही है। माननीय मंत्री चेयर को एड्रेस करें। माननीय स्पीकर साहब, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैंने उनको अलाउ नहीं किया, आप क्यों जवाब दे रहे हो? मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। मेरे को हैरानी हो रही है कि माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को इस बात से तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देते हैं, इससे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को तकलीफ हो रही है। ये मानसिकता दिखाता है। कर्नाटक में भी इन्होंने झूठे वादे दिए कि हम मुफ्त में 5 किलो नहीं 10 किलो देंगे, लेकिन 5 किलो देते हैं, बाकी एक दाना नहीं दिया। तो ये तो मानसिकता है, समझ में आता है आपको तकलीफ हो रही है। जहाँ तक मलिक टैगोर जी की बात है, हम कभी इस देश में लोगों को बांटते नहीं है। इनकी इच्छा यही रहती है कि लोग कितने माइग्रेट हुए, इधर से उधर कितने लोग गए, और ये मानसिकता तो इनके रोज के बयानों में भी दिखती है। कभी बोलते हैं उत्तर भारत दक्षिण भारत में बांट देते हैं देश को, कभी अलग अलग जाति में बांट देते हैं। ऐसे ही वो चाहते हैं कि माइग्रेशन कितना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन राशन कार्ड लाने से देश को जोड़ा है बजाय के बांटने के। अब हम ये नहीं देखते कि व्यक्ति किधर से माइग्रेट हुआ। अब हम लिंक नहीं करते किसी को कि राशन कार्ड मेरा इस दुकान से, इस जिले से, इस गांव से जुड़ा हुआ है। अब पूरा भारत में मेरा राशन कार्ड चलता है, और राशन कार्ड स्पीकर साहब जेब में लेके नहीं घूमना पड़ता है। अब अंगूठा ही राशन कार्ड है, हमारा आधार नंबर ही हमारा पहचान पत्र है। वो लेके वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जो टेक्नोलॉजी मोदी जी ने देश को दी है, आज व्यक्ति देश में किधर भी जाए उसको राशन मिलेगा, जब चाहे उसको राशन मिलेगा, टुकड़ों में चाहे तो टुकड़ों में मिलेगा। ये देश को जोड़ने का काम टेक्नोलॉजी की सहायता से किया गया। कृपया करके देश को बांटने का काम बंद करो, माइग्रेशन की बात मत करो। ये टुकड़े टुकड़े की मानसिकता देश को बहुत खतरनाक नुकसान दे रही है। कभी कोई इनका व्यक्ति बोलता है दक्षिण भारत में कुछ है, उत्तर भारत में कुछ है। क्या ये सब अपने आप को एसोसिएट करते हैं उस माननीय सांसद से जिसने देश में आपके सदन में कल जो वक्तव्य दिया था? क्या ये उससे अपने आप को जोड़ के, क्या ये इंडिया अलायंस के सब माननीय सांसद इस प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं? ये जरूर इसका जवाब देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 श्री राजेश नारायण भाई। प्रश्न संख्या 44। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर प्रस्तुत है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों को गन्ना भुगतान जारी करने और चीनी क्षेत्र को वित्तीय संकट से बाहर लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, और इसमें गुजरात राज्य को कितनी राशि जारी की गई? मैंने मौका दिया ना, मैंने उनको मौका दिया।
सप्लीमेंट्री माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विभाग के नियमों के अनुसार चीनी विकास निधि मिलों के पुनर्जीवित के लिए दिनांक 3 जनवरी 2022 को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए थे। जो हमारी 5 थी उनको हम पहले दे चुके हैं। अब 2 शेष बची हैं, उनके लिए पुनर्विचार के लिए रखा गया। लेकिन अभी मैं एक आपको जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारा ये विभाग, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतवासियों का आह्वान करते हैं, उसी क्षेत्र में मेरा विभाग यानी उपभोक्ता खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग एथेनॉल के क्षेत्र में, यही शुगर मिल में जो शुगर मिल से बनाने का जो काम किया गया है, मुझे बताते हुए खुशी रही। 2014 में माननीय अध्यक्ष महोदय सिर्फ 1.5% एथेनॉल था। आज इस मंत्रालय के प्रगति हम लोग 10 को पार कर चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हम 25 तक एथेनॉल के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होंगे। इसलिए शुगर मिलों का मैं अभिनंदन करती हूं, उन्होंने इसमें बहुत प्रोग्रेस किया। माननीय सदस्य। निर्वाचन क्षेत्र में आवाज नहीं आ रही, 2 चीनी मिलें हैं। आवाज नहीं आ रही। हाँ बोले, माइक चालू हो जाएगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तालाला और कोडिनर जो काफी समय से बंद पड़ी है, क्या चीनी विकास निधि के अंतर्गत बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने हेतु कोई वित्तीय सहायता का प्रावधान है? यदि हाँ, तो इनका विवरण प्रदान करें। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जो पहले चीनी के जो हमारे गन्ना किसान थे, उनको जो तकलीफें झेलनी पड़ती थी और गांव-गांव ये दृश्य देखते थे कि लोग अपने भुगतान के लिए भटक रहे हैं, चीनी मिलों के पीछे भाग रहे हैं और महीनों तक, कई बार वर्षों तक चीनी मिलों की तरफ से भुगतान नहीं होता था। गन्ना किसान परेशान रहते थे। आज पूरे देश में पिछले चीनी का जो सीजन था, उसका लगभग 98-99% गन्ना किसानों का भुगतान पूरी तरीके से हो गया। मात्र देश में 2-3 मिल रह गई हैं जो अपना भुगतान नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, उसके कारण इथेनॉल का अभी बहन ने बताया, प्रोडक्शन इस साल इतना बढ़ा कि 12% में ब्लेंड हो रहा है। उसके कारण कई सारी चीनी मिलें जो बंद हो गई थी, वो अब शुरू हो गई हैं। वो अब शुरू होने के कारण और प्रॉफिट में आने के कारण नई नौकरी के अवसर दे रही है, गन्ना किसानों को भी प्रोत्साहित कर रही है। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने क्षेत्र के मिल को स्टडी करवाएं, कुछ जरूरत पड़े तो हमारा विभाग मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन जो भी चीनी का क्षेत्र है, वहां पे आप इथेनॉल का प्लांट साथ में जब लगाते हैं, तो चीनी का बेचने से जो कमाई होती है, उसके साथ जो रेसिड्यू रह जाता है, सी मोलासेस, उसको इथेनॉल में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो एक प्रकार से सर्कुलर इकोनॉमी के कारण आज देश की सभी चीनी मिलें प्रॉफिट में आ रही हैं। यहाँ तक कि सहकारिता क्षेत्र में, देश भर में सहकारिता क्षेत्र में तकलीफ थी, चीनी मिलें बंद थी, वो सब चीनी मिलें भी आज शुरू हो गई हैं और सहकारिता में भी आज बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिलता है चीनी के काम। श्री टी.आर. बालू जी। सर, व्हाट यू वांट? उनको माफी मांगना चाहिए। सर, माफी तो मांगना चाहिए, उनके नेता हैं। किस प्रकार का बयान इस सदन में दिया है, पहले बालू जी ने माफी मांगनी चाहिए। ये ऐसे कैसे सदन चलेगा? ये क्या तरीका है कि हाउस में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल के चले जाए? प्लीज Mr. Balu, you should apologize. What is your problem? What is your problem? Please tell me. No, you should not behave like this.
माननीय सदस्य प्लीज trying to divide the country. प्लीज प्रश्नकाल है प्लीज प्रश्नकाल है प्लीज प्रश्नकाल प्लीज माननीय सदस्य They have to. Sir, please ask. They are all together. Rahul Gandhi made a statement when he lost in Rahul Gandhi ने statement किया when he lost in Amethi. उत्तर भारत और दक्षिण भारत डिवाइड करने का, देश को डिवाइड करने का काम इन लोगों ने किया है। की राष्ट्रभक्ति के मन में देश के प्रति कुछ भावना आदेश आना चाहिए। What statements your MP is doing? What are the statements your MP is doing? What kind of statements? Please sit down. What statements is doing? He has to apologize. He should apologize. Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. He should have. सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।